नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु उपाध्याय। लोकसभा चुनाव पूरे परवान पर चल चुका है। 5 चरण पूरे हो चुके हैं और देश के अंदर नई परिस्थितियां बन रही हैं। समझा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन बड़ी लीड लेकर के आगे बढ़ रहा है। इस मसले पर देश के राजनीतिक परिदृश्य की परिचर्चा करने के लिए डीवी लाइव पर एक गंभीर परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस परिचर्चा में मैंने भी हिस्सा लिया। तो आइए देखते हैं इस परिचर्चा के कुछ प्रमुख अंश। साभार, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके अपनी राय भी बताइए कि इस परिचर्चा पर आपकी क्या राय है। तो आइए सुनते हैं ये परिचर्चा। साभार। पैक हो गया सब कुछ? राजीव जी, पैक तो पहले चरण के बाद हो गया था। ये सरकार कहीं है नहीं। ये हम लोग क्या है कि ये चुनाव इतना लंबा कर दिया इन्होंने, 7 फेज में कर दिया कि हमको हर चरण के बीच में इतना गैप है कि हमको हर चरण के बारे में बात करना पड़ रही है। और चरण के पहले भी करना पड़ रही है, बाद में भी करना पड़ रही है। ये सरकार अपनी लेजिटिमेसी पहले ही खो चुकी थी, इलेक्शन के पहले खो चुकी थी। हम कई बार इस चीज को बता चुके हैं, बहस कर चुके हैं कि इस सरकार के पास केवल और केवल अगर आप 272 सीटों को बेंचमार्क मानते हैं तो इनके पास केवल 31 सीटों का बहुमत था 2019 में, मतलब 303 सीटें थी। आप सोचिए कि इतना ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी, इतना विरोध, इंडिया अलायंस की एकता, देशव्यापी जो प्रतिरोध नजर आ रहा है, वोटिंग का जो रुझान है, ये सरकार तो अब बची नहीं है। मतलब वैधानिक तौर से तो ये जो आपने इतनी जो बहस की है, प्रधानमंत्री के मुजरा शब्द को लेकर इतनी बहस चल रही है, ये उनकी निराशा की पराकाष्ठा है, डिप्रेशन की पराकाष्ठा है। क्योंकि आप एक चीज सोचिए जरा कि इस तरह की जुबान बीजेपी में सिर्फ एक आदमी बोल रहा है, मतलब पूरी बीजेपी नहीं बोल रही है। अगर आपने ये सुना हो कि बीजेपी प्रधानमंत्री ने मुजरा शब्द कहा तो वो मुजरा शब्द इको कर रहा हो कि सारे के सारे बीजेपी के नेता या एनडीए के नेता बोल रहे हो, ऐसा नहीं है। ये बताता है कि प्रधानमंत्री पूरी तरह से आइसोलेट हो गए हैं। वो अपने ही एनडीए में वो अपनी विश्वसनीयता और लीडरशिप को खो चुके हैं। आप पाएंगे कि 4 तारीख के बाद पूरा एनडीए डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। मतलब बीजेपी में बहुत बड़े चेंजेस होंगे इंटरनली, जो दिख रहे हैं कि बीजेपी में लीडरशिप की जो क्राइसिस है वो अब इतनी बढ़ेगी कि हम विटनेस रहेंगे उस चीज के। और ये जो आरएसएस का मामला हुआ है, ये कोई छोटा मोटा नहीं है। हम उसको अपनी डिबेट में कभी लाए नहीं है जी। कि पब्लिकली इस तरह से रिडिक्यूल करना आरएसएस को आप साइलेंटली कर दीजिए, बुला के बैठक में बोल दीजिए कि भाई आपका और हमारा कोई लेना देना नहीं है। जयप्रकाश नड्डा पब्लिकली आरएसएस को रिडिक्यूल जो किया है उन्होंने, ये बड़ा एक सिग्निफिकेंट चेंज है, पूरा का पूरा डिपार्चर है बीजेपी और आरएसएस की लीडरशिप के बीच में। तो बहुत सारी चीजें चल रही है। और ये आप एक चीज मैं आपको बता रहा हूं कि आप कल से 7वें फेज के बीच में जो चेंजेस होते हैं, पूरे के पूरे जो रूलिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रूलिंग स्ट्रक्चर है, जो बीजेपी का पूरा सत्तारूढ़ दल का जो ढांचा है, उसमें आप पूरी के पूरे सिस्टम में आप एक तरह का कि बेचैनी पाएंगे जो 7वें चरण तक चलेगी। वो अब आप देखिएगा कि ये जो आज हुआ 58 सीटों का जो फैसला हुआ है, वो उसके साथ बहुत सारी चीजें हो गई है, खत्म हो गई है। मतलब हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, अब बचता है
पंजाब बचता है, हिमाचल बचता है, चंडीगढ़ बचता है। तो ये जो इलाके हैं और बाकी जो स्टेट्स हैं, 57 जो सीटें और हैं, वो ना लास्ट नेल जिसको कहते हैं वो होने वाली है पूरे के पूरे इसमें। तो ये इस बहस से हमको निकल जाना चाहिए कि इस सरकार की लेजिटिमेसी, इसका बने रहने का जो औचित्य है और वो बने रहने के कारण जो हो सकते हैं वो काफी पहले समाप्त हो चुके हैं। आप हर जगह की रिपोर्ट देख लीजिए, हर फेज की रिपोर्ट देख लीजिए, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी की रिपोर्ट देख लीजिए। तो आपने देखा ना बंगाल की रिपोर्ट की कैसे बीजेपी के कैंडिडेट को जान बचाने के लिए भागना पड़ा आज वहां। एक तरह का विरोध पूरे देश में चल रहा है और वो विरोध जो है आप पाएंगे कि उसका वो प्रकट होगा 4 तारीख को। जो फील्ड में प्रकट होगा वो 4 तारीख को प्रकट होगा। अगर लोगों के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चीजें होती हैं तो बहुत सारी चीजें जी बिल्कुल गर साहब, आप जो बात कह रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण कह रहे हैं यहाँ पे। और इस महत्वपूर्ण बात में एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि नरेंद्र मोदी जिस प्रकार अपनी बातों को और विचारों को रख रहे हैं लोगों के बीच, ये कहीं ना कहीं कष्टदायक है, क्योंकि उनकी बातों में कहीं ना कहीं एक घबराहट के साथ साथ और जो शब्दों का, जिन शब्दों का वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। जिन शब्दों का इस्तेमाल नरेंद्र मोदी के द्वारा हो रहा है, ये शब्द शायद कहीं ना कहीं ठीक नजर नहीं आता है। और ये नरेंद्र मोदी की बात है, क्योंकि उन्होंने आज मुजरा जैसे शब्द का इस्तेमाल किया। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें आप तो क्या यहां से 7वें फेज की तरफ जब यह देश बढ़ रहा है, 1 तारीख को 7वां फेज है, तब तक क्या यह सब कुछ पैक हो चुका है? और जैसे यहां श्रवण गर्ग साहब कह रहे हैं कि पहले फेज के बाद, यानी कि जब शुरुआत हुई थी इस चुनाव की, तभी से ये चुनाव जो है वो पैक हो चुका था। और देश भर के अलग अलग हिस्सों में अगर आप देखें तो इस वर्तमान सरकार के खिलाफ कहीं ना कहीं एक गुस्सा, एक रोष है। गर्ग साहब जुड़े हुए हैं हमारे साथ। गर्ग साहब प्लीज अपनी बात आगे बढ़ाइए। ये जो पूरा है आप पाएंगे राजीव जी, ये अब आप ये मान लीजिए कि कल से आपको जो करना है वो अलग किस्म की करना है। मैं जो आपसे बात करना चाहता हूं वो ये बात करना चाहता हूं कि बहुमत जो है अब इंडिया अलायंस को मिलने वाला है। हम लोगों को ये बहस पूरी की पूरी शिफ्ट कर देना चाहिए कि इनको बहुमत मिलेगा कि नहीं मिलेगा एनडीए को, या कितनी सीटें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। जो 2-3 चीजें जो इस समय चर्चा में है, वो उनमें एक चर्चा ये है जो काफी है चर्चा में, वो ये है कि हंग पार्लियामेंट हो सकती है क्या। जो पराकाला प्रभाकर ने जो एक अभी में कहा है, वो ये कहा है कि जो करण थापर के साथ बातचीत हुई उसमें उन्होंने कहा शायद कि लगभग बराबर सीटें मिल सकती हैं। जो दूसरे अनुमान हैं पूरे के पूरे जो छठे फेज के बाद प्रकट हो रहे हैं, वो ये हैं कि एक स्पष्ट बहुमत इंडिया अलायंस को मिल रहा है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आप एक चीज अगर आप देखें तो प्रशांत का अगर आप उदाहरण लें तो प्रशांत किशोर ने अभी जो करण थापर के साथ जो उनका इंटरव्यू हुआ काफी चर्चित है जी, उसमें उनसे ये पूछा गया था, बाकी उन्होंने क्या कहा और किन्हीं कहा मैं उस पर नहीं जाता। उन्होंने कहा था कि एनडीए के बारे में आप क्या कहते हैं, एनडीए के अलाइंस के बारे में, दूसरे दलों के बारे में उनको कितनी मिलेगी। एक चीज ये कही कि जब ये जीत कर आ जाएंगे, बहुत सारे जो दूसरे दल हैं जो एनडीए में अभी नहीं है वो भी शामिल हो जाएंगे एनडीए में। इसका ये है कि अगर एनडीए को बहुमत नहीं मिलता है या बीजेपी सरकार नहीं बना पाती है, तो एनडीए के सारे जो अलाइज हैं वो अलाइज काफी फ्लेक्सिबल हैं। उसमें फ्लेक्सिबिलिटी में है, आप देखिए कि जिन्होंने कोई ज्वाइन नहीं किया है उसमें बीएसपी है, उसमें बीजेडी है,
उसमें YSRP है, इस तरह के जो दल हैं वो किसी भी दिन अपनी लॉयल्टी चेंज कर सकते हैं, उसमें क्या, तो वो इंडिया अलायंस में भी आ सकते हैं। इसलिए ये जो पूरा का पूरा स्पॉटलाइट है इस समय वो शिफ्ट हो चुका है, और वो अब 7वें फेज में तो जिसको कहना चाहिए ना कि ड्रेसिंग होनी है पूरे के पूरे इलेक्शन की। मतलब अगर आप जितनी बड़ी संख्या में इलेक्शन की सीटें निपट चुकी हैं, वो बड़ा अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है कि 57 सीटें बची है कुल मिला के, तो वो 486 सीटें हो चुकी हैं जी। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है कि इसमें अगर एनडीए कहता है 400 तो वो भी निपट चुके हैं, वो एनडीए बीजेपी कहती है 370 तो वो भी निपट चुके हैं, और इंडिया अलायंस अगर कह रहा है कि हमको 300 सीटें मिलने वाली हैं तो वो भी हो गया है इसमें। तो अब कोई ये जो 7वां चरण है वो मैं रिपीट कर रहा हूं कि कल से लगा के 7वें चरण के अंत तक हमको पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो देश में होता है, दिल्ली में जो मूवमेंट होता है उसको वॉच करना चाहिए, क्योंकि अब बहुत मेजर इलेक्शन कैंपेनिंग बची नहीं है। अब जो आपने देखा वाराणसी में प्रियंका गांधी के रोड शो में आप ही ने दिखाया विजुअल, मैंने भी देखे थे जी। जो भीड़ आपने देखी थी, जिस तरह से वाराणसी में नॉमिनेशन से डिनाई किया गया कैंडिडेट्स को, जिस तरह की चीजें हुई वो अपने आप में बहुत सारा सिग्निफिकेंट है। तो ये छठा फेज मैं मानता हूं कि अब बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई हैं, और मैं कोई बहुत अनहोनी हो जाए इस छठे और 7वें फेज के बीच में, वो भी कोई अनहोनी भी 6 फेज तक के प्रभाव जो मतदान हो गया उसको प्रभावित नहीं करेगी, केवल 57 सीटों को करेगी, और वो कोई बहुत बड़ा फेरबदल इलेक्शन में करेगा एनडीए के पक्ष में मैं नहीं मानता, क्योंकि उसमें महाराष्ट्र चला गया है पूरा। अब केवल जो है इलाका मेजर की एरियाज हैं उसमें पंजाब है और झारखंड की कुछ सीटें हैं, बंगाल है, उत्तर प्रदेश है और बिहार है और उड़ीसा है। तो इसलिए अब हमको बहुत एक नए पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बारे में जो इस देश में अब आकार ले रहा है उस पर हम चाहें तो बात कर सकते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। नए पॉलिटिक्स, आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, फेसबुक पेज को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें।